Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very special series of lectures which are meant for the examination of finance account assistant. और इस लेक्चर सीरीज का आज ये छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का जो हिस्सा है उसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में अकाउंटिंग के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट विल बी द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट वन, लेट अस discuss this one first. That is the qualitative features of accounting information. Again, accounting information. क्योंकि अकाउंटिंग का जो मकसद है वो यही है to communicate information to accounting users, to communicate business information to accounting users for their rational decision making. यानी अकाउंटिंग का मकसद अकाउंटिंग यूजर्स तक बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि वो सही फैसला कर सके। लेकिन सही फैसला वो तब करेंगे जब इंफॉर्मेशन सही होगी, और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सही तब होती है व्हेन इट कंटेन्स दीज फीचर्स। उस इंफॉर्मेशन में जब ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे तभी वो इंफॉर्मेशन सही कहलाती है, और तभी वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग यूजर्स को फायदा पहुंचाती है इन टेकिंग डिसीजंस। तो ये फीचर्स क्या है? द फर्स्ट वन इज रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू अकाउंटिंग यूजर्स मस्ट बी रेलेवेंट। और रेलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द अकाउंटिंग यूजर। हमें पता है कि अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, and we are financial accounting is meant to communicate the financial information to accounting users, और accounting user भी उसी मकसद से accounting information को चेक करता है। लेकिन अगर accounting user की नीड पूरी नहीं होती है, हमारी accounting information से उसकी नीड पूरी नहीं होती है, that means accounting information is not relevant। जब हमारी accounting information एक यूजर की नीड को सेटिस्फाई करती है, एक यूजर जो चाहता है कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, अगर वो वहां पर है, वही चीजें उसको वहां पर मिलती है, वही इंफॉर्मेशन वहां पर उसको मिलती है, देन वी से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रस्टवर्दी तब बनती है, ये यूजेबल तब बनती है, ये यूजर्स को तब मदद करती है इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस व्हेन इट इज रेलेवेंट एंड व्हेन इट इज एबल टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अकाउंटिंग यूजर। The next one is reliability. Reliability. Accounting information must be reliable. Reliable का on which you can have your faith. You will build your faith. तो उसी को हम बोलते हैं reliable. Accounting, क्या जो accounting information में है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? अगर इसमें रिलायबिलिटी है तो ये मदद करेगी अकाउंटिंग यूजर को, अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो अकाउंटिंग यूजर को मदद नहीं करेगी। तो रिलायबिलिटी कैसे बनती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बनती कैसे है? ये रिलायबिलिटी बनती है व्हेन अकाउंटिंग इज डन एज पर द मेथड्स, एज पर द रूल्स, एज पर द कंसेप्ट, एज पर द कन्वेंशंस एंड एज पर द प्रॉपर वोचर्स, जिसका एक एविडेंस होता है, यानी एक एविडेंस के मुताबिक अकाउंटिंग की जाती है, वोचर्स के मुताबिक की, यानी हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक सबूत होता है, एक एविडेंस होता है, और उसके बाद जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिलायबल। तो अकाउंटिंग यूजर उस पर अपना भरोसा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मस्ट बी इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द फीचर इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के बाद अगर आपने एक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन मतलब बनाई है या असरटेन की है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द अकाउंटिंग यूजर्स, और अगर अकाउंटिंग यूजर इसको समझ ही नहीं पा रहा है तो ही विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस। तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इस तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाना है, विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द अकाउंटिंग यूजर्स। और जब अकाउंटिंग यूजर अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझ आएगा, तो तभी वो अपना सही फैसला कर सकेगा। सो दिस इज वन मोर फीचर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज कंपैरेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपैरेबल, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी years की आपने मतलब अकाउंटिंग की है, those all accounting information or that all accounting information must be comparable। वो इस काबिल होनी चाहिए कि हम एक साल की इंफॉर्मेशन को दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं,
या अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट कंपेरेबिलिटी मस्ट बी। और कंपेरेबिलिटी कैसे होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल कैसे बनती है? व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ऑफ द अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में जो पॉलिसीज दी होती है, जो मेथड्स दिए होते हैं, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आप एक साल एक पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो और अगले साल आपने दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया, नतीजा ये होगा कि इस साल की इंफॉर्मेशन को अगले साल की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, बिकॉज द पॉलिसीज आर डिफरेंट। और पॉलिसीज डिफरेंट होने से रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट रिजल्ट जब आप कंपेयर करोगे से इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, अगले साल का प्रॉफिट कम है। ये कम इस वजह से नहीं हो सकता है कि मेहनत कम की गई है, ये शायद इसलिए कम है बिकॉज पॉलिसी डिफरेंट यूज की गई है। सो द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी कंपेरेबल। तो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन तभी बनती है व्हेन यू आर और व्हेन एन अकाउंटेंट इज कंसिस्टेंट विद द यूज ऑफ द पॉलिसीज। यानी अकाउंटिंग में जो पॉलिसीज है, जो मेथड्स दिए गए होते हैं, उनको आपने कंसिस्टेंटली यानी एक ही मेथड को इस्तेमाल करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको चेंज भी करना है मेथड, देन यू हैव टू नोटिफाई कि आपने कोई मेथड, कोई पॉलिसी चेंज की है। लाइक इससे पहले भी हमने डिस्कस किया डेप्रिसिएशन के बारे में, स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो अगर आप किसी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, किसी मेथड को चेंज कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेथड को, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, तो यू हैव टू नोटिफाई इट फर्स्ट। आपको बोलना है कि आज से हम इस पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे रिजल्ट्स पर ये असर पड़ेगा, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कंपेरेबिलिटी है ये बरकरार है। तो बेहतर यह है कि एक पॉलिसी को अगर यूज किया जा रहा है तो उसको कंसिस्टेंटली यूज किया जाना चाहिए, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होगी अलग अलग सालों की, ये आपस में क्या रहे, कंपेरेबल रहे। सो दीज आर द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Our objective of accounting is to communicate accounting information to accounting users for their rational decision making। लेकिन उस information में इन features का होना जरूरी है। Information must be relevant to the particular year, relevant to the needs of the accounting user. Our information must be reliable. It should be based on the methods, it should be based on the vouchers, it should be based on the evidence, and it should be understandable. It should not be so complicated that it is not being understood by the accounting users, and it must be comparable, that there must be consistent use of the accounting policies and methods so that the accounting information will become comparable of different years. So this was about qualitative features of accounting information. The next one is the branch sub. It is the conclusion of the introduction part of the accounting, and the last one is branch sub accounting. अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांच है। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग का एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही है जो हम पढ़ रहे हैं। Financial accounting is related with the identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating of financial events of the business organization, then communicating the information to accounting users. That is financial accounting. और financial accounting का मकसद यही होता है to ascertain the financial performance and financial position of the business. Business ने profit कितना कमाया, loss कितना हुआ, income कितना हुआ, expense कितना हुआ, assets कितने हैं, liabilities कितनी है। तो इससे वाबस्ता हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और जो अकाउंटिंग आपके सिलेबस में भी है इस साल या इस एग्जामिनेशन के सिलेबस, तो दैट इज अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका भी कुछ पार्ट है, लेकिन मेजरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और मेजरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा तौर पर बिजनेस का मकसद यही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाया कि नुकसान हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वाइडली यूज्ड। यानी यम अकाउंटिंग अकिस करान रिप्लेस कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग त्रो तो कॉस्ट अकाउंटिंग करो यूज। नो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट दीज अकाउंटिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। एक बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यूज होती है। दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब दोनों इस्तेमाल होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी की जाती है, उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी की जाती है, इसके साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी की जाती है, और इसके साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी की जाती है। तो ये है क्या, लेट अस डिस्कस दिस। वो तो
दैट विल बी डिस्कस लेटर पार्ट, वो तो आपको सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जहां तक आपके एग्जामिनेशन का ताल्लुक है तो वहां मैंने कुछ क्वेश्चन देखे फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई टोल्ड यू, इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, and to ascertain the financial results, then communicating the financial results to accounting users. Cost accounting क्या है? Cost accounting is that branch of accounting which deals with the identification, recording and control of costs. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ फंक्शन, यानी हमारे बिजनेस में जो काम होते हैं, जो चीज बनती है, जो सर्विस हम देते हैं लोगों को, उसका एक कॉस्ट होता है, उसकी एक लागत होती है। उस लागत को आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है, या प्राइम कॉस्ट कितना है, वो आप आगे पढ़ोगे, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, इन कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। तो कॉस्ट लागत को देखना है कि फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल पर कितना खर्चा हुआ है, लेबर कितना खर्चा हुआ है, जो खर्चा फिक्स्ड कितना खर्चा है, वेरिएबल खर्चा कितना है। तो एक इन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कॉस्ट लग रहा है। तो दूसरा ये है इन कॉस्ट को रिकॉर्ड भी करना, रिकॉर्ड करके रखना। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज टू कंट्रोल कॉस्ट्स, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। या तो आप प्राइस को इंक्रीज करो, चीज बनन 100 रुपये कर 4 हतन 3 हत जनस प्रॉफिट, या तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉस्ट को ही रिड्यूस करो। अगर चीज बना फॉर एग्जांपल 100 रुपये हद बजाय बना 70 रुपये, इसको आप 70 में ही बनाओ, तो रिड्यूस कॉस्ट सो दैट यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट्स। तो जो पहले वाला है टू इंक्रीज प्राइसेस, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट इंक्रीज प्राइसेस बिकॉज प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय यू एंड मी, प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय अ बिजनेसमैन, बाय अ सेलर, इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। तो प्राइस को आप छोड़ो, प्राइस को तो हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची है, दैट इज टू रिड्यूस कॉस्ट, कि हम ऐसे अपने बिजनेस को चलाए, ऐसे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करें जिससे हमारा वेस्टेज कम हो, आइडल टाइम कम हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए हम उन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका फायदा या जिनका करना हमारे प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है, तो फिर उन कॉस्ट को एलिमिनेट करके या रिड्यूस करके कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये एक चीज, एक प्रोसेस, एक फंक्शन की कॉस्ट के साथ वाबस्ता होती है कि कॉस्ट कितना लगा है, कितना लग रहा है, कौन कौन सा कॉस्ट लग रहा है, और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को ही इस्तेमाल करती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ये होता है टू हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसी अकाउंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे अकाउंटिंग की जाती है, ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऐसे मोल्ड और मेंड किया जाता है ताकि ये अकाउंटिंग मैनेजर्स के प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में मदद करे। मैनेजर्स को प्लान कैसे करना है एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, और उसके बाद उन एक्टिविटीज को लास्ट पर कंट्रोल का मतलब होता है चेकिंग द प्लान, कि हमने जो प्लान किया था क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया, तो उसको चेक करना मैनेजमेंट का मकसद होता है। और उसमें जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को मदद करती है, दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बिल्कुल हाई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज एजुकेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। तो फिलहाल ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। योर सिलेबस कंटेन्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट मेजरली एंड सम पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई टोल्ड यू इट इज द ब्लेंड ऑफ द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन इसको ऐसे रिकॉर्डिंग में या इसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू द मैनेजर्स, इट विल बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस, इन मेकिंग प्लान्स। एंड द लास्ट वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग सो फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो इज कंसर्न्ड।
तो आज के सिनेरियो में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं ना, अगर आप इंशाल्लाह पढ़ोगे भी, आप कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा, उसको डेबिट और क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। डेबिट हसा को कम गसुन, क्रेडिट को ज्यादा गसुन, या डेबिट को कुन साथ ज्यादा गसुन, क्रेडिट को कम गसुन। तो डेबिट क्रेडिट की अलग अलग मीनिंग्स है। तो हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट जो होता है ये एक ट्रांजैक्शन में होता है। इनकम का डेबिट क्रेडिट होता है, कैश का डेबिट क्रेडिट होता है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का भी डेबिट क्रेडिट होता है। लेकिन साथ साथ में आपको यह भी बोलूं कि एनवायरनमेंट का भी डेबिट क्रेडिट होता है। हमारे बिजनेस का डायरेक्ट इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर होता है, सोसाइटी पर होता है, और हमारे बिजनेस की वजह से सोसाइटी में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। और उस सोसाइटी के साथ अगर हम राबिते में नहीं रहेंगे, अगर हम सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, सोसाइटी की फलाह और बहबूदी के लिए काम नहीं करेंगे, दैट सोसाइटी दैट विल नॉट अलाउ अस टू वर्क स्मूथली। यानी फॉर एग्जांपल हम ऐसे बिजनेस करेंगे विच विल इंक्रीज द सोशल इविल, विच विल इंक्रीज द पोल्यूशन, और विच इंक्रीज द माल प्रैक्टिसेस। ऐसे बिजनेस करेंगे हम जिससे सोसाइटी पर एक बुरा असर पड़ेगा। दैट सोसाइटी विल नॉट अलाउ अस टू डू बिजनेस। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का यही मकसद होता है कि इससे हम ये देखें कि जो भी बिजनेस ने डिसीजन लिए है, इससे सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी में कितना डेबिट होगा, कितना क्रेडिट, यानी सोसाइटी का इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। Social responsibility accounting is meant to record the effect of the decisions of management on the society. यानी मैनेजमेंट जो फैसला करती है, उस फैसले का सोसाइटी पर कितना असर पड़ेगा, उस असर को रिकॉर्ड करने का जो काम दिया गया है, दैट इज द पार्ट ऑफ द, दैट इज द फंक्शन ऑफ द और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। एंड इन सारी, मैंने कहा पहले कि ये जो है दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करती हैं। दीज ऑल अकाउंटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, सो दैट टू सी द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। और मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, इनमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ही हमें आगे डिस्कस करनी है। तो इस वक्त जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन दिस लेक्चर, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ, एंड उस टॉपिक तक मैं आपसे विदा लेता हूं। टिल देन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।